Hello, good evening, students. My name is Vijay Kumar. Today I will study on the topic of chemical reaction and equations. देखिए, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो भी है ना, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद आखिर ये प्रोडक्ट जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टी जो रिएक्टेंट होता है बेसिकली उसके साथ कैसे वैरी करता है, राइट। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम तकरीबन आप जान रहे होंगे कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम इसे केमिकल रिएक्शन से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखिए, मैग्नीशियम होता क्या है, एक मेटल होता है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबसन करके जो प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट डाल दिया है, राइट, एस मतलब सॉलिड स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि फिजिकल स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, गैस का इवोल्यूशन होना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस केमिकल रिएक्शन को उसके इक्वेशन से कैसे अपन लिखना स्टार्ट करें, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बारी बारी से चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो पहले केमिकल रिएक्शन का अपन डेफिनेशन क्या जानेंगे कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो जो यहाँ पे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, फाइनल सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस या ओरिजिनल सब्सटेंस जो हमने लिया है यहाँ पे उससे प्योर ये डिफरेंट होना चाहिए, है ना। जब ये दोनों डिफरेंट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीटली जब डिफरेंट होगा तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसमें जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें हैं कि जो कि प्रॉपर्टीज का चेंज होता है ना, तो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है बेटा कि फिजिकल स्टेट में होता ये है कि जैसे हमने क्या किया ना, ये सेम चीज मैग्नीशियम लिया, राइट। मैग्नीशियम इनिशियली सॉलिड स्टेट में होता है। आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट को उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है, राइट, उसका डिफाइन रहता है, गिवन रहता है, राइट। तो मैग्नीशियम सॉलिड में होता है। इसे जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबसन करवाओ, कोई भी सब्सटेंस जो कंबस्टिबल हो, जब आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो, उस रिएक्शन को कंबसन कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म कर देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। देखिए, अब आप सोचोगे कि इसको हम याद कैसे रखें, है ना। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीशियम सॉलिड में है, लेकिन मैग्नीशियम सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैस, G स्टैंड्स फॉर गैस है, ओके। तो आपस में ये दोनों कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद जो यहाँ पे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है उसकी फिजिकल स्टेट देखिए आप क्या है, सॉलिड। तो आप क्या देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं उससे जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल स्टेट चेंज हो, है कि नहीं। पहला जैसे मैंने आपको पॉइंट क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक्स का कि चेंज इन फिजिकल स्टेट। जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज फिजिकल स्टेट चेंज हो। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, N2 प्लस H2, ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और ये फॉर्म क्या करता है, अमोनिया, NH3 अमोनिया, है ना। अगर आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग अगर पढ़ेंगे ही इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, फिर भी हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो आप ऐसा करो ऑड को इवन बनाना है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नाइट्रोजन यहाँ 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। देखिए अब क्या मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज फिजिकल स्टेट चेंज हो। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस में है, और जो प्रोडक्ट बना है उसका भी फिजिकल स्टेट सेम है, ओके। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं ना, जैसे आयरन, मॉलिब्डेनम और साथ ही साथ हीट, है ना। आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और मॉलिब्डेनम जो है इस रिएक्शन को प्रमोट करता है, ओके।
तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शन का वो ये था कि फिजिकल स्टेट चेंज कैसे होता है। सेकेंड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट है ना, वन ऑफ द प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो गैस में होगी, मतलब वो गैस इवॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये जान रहे होंगे कि हमारे पास जो भी रिएक्टिव मेटल मतलब अभी हम थोड़ी देर के बाद ही बताएंगे आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन से अबव जितने भी मेटल्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और इन जनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जिंक का ग्रैन्यूल्स लेते हैं है ना, इसे आप क्या करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, अच्छा यहाँ पे DIL लिखा है तो डाइल्यूट है, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी अमाउंट कम और डाइल्यूट मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है ना। डाइल्यूशन समझ रहे हो ना, जैसे अपन नॉर्मली क्या कहते हो, मान लो आप अल्कोहल ले रहे हो ठीक है, तो अब अल्कोहल को दो टाइप से आप पी सकते हो, या तो उसे नीट पियोगे या तो उसमें आपने वाटर का अमाउंट ऐड किया है ना, तो वहां पे मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना मतलब कहते हैं ना कि डाइल्यूट करो यार थोड़ा ऐसा, तो वही चीज यहाँ पे भी ओके। तो ये होता क्या है बेसिकली ZnCl2 बना देगा और साथ ही साथ मैंने आपको जो बताया कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कोई केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो, ये चीजें भी हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ना होता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें हीट इवॉल्व होगा या तो अब्सॉर्ब होगा। हीट इवॉल्व होना मतलब क्या, हीट रिलीज होना मतलब टेम्परेचर 100% क्या हुआ होगा, रेज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लें है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ओके। अब आप इसे क्या करो ना वाटर में, क्विक लाइम ये सब चीजें आप जानते होंगे, क्विक लाइम किसे कहते हैं आप चूना जानते होंगे ना, चूना को पानी में डालो तो ये क्या होता है, फॉर्म कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या बबल फॉर्मेशन होने लगता है जब अपने कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम को जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे डालोगे से, तो ये सिंपली आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद बबल का फॉर्मेशन करेंगे। बबल का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ, 100% टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो टेम्परेचर किसी रिएक्शन के एंड में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपन सब्सटेंस कैसा ले रहे हैं है ना। तो ये आपका क्विक लाइन था और ये जो बना है स्लेक्ड लाइन कहते हैं इसको, और साथ ही साथ हीट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है, ओके। तो जब हीट अगर रिलीज होता है ना ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो टोटल हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फोर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है यहाँ पे है ना, ठीक है। प्रेसिपिटेट सबसे पहला चीज आपको इस प्रेसिपिटेट टर्म क्या होता है इसके बारे में समझिए। आप 2 सॉल्यूशन लीजिए, एक में आप शुगर लिया, वाटर के साथ आपने उसे डिसॉल्व किया, तो देखोगे कि वो पार्टिकल्स पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ना। अब क्या करो, एक अदर सॉल्यूशन लीजिए जिसमें आपने सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब, या चॉक पाउडर, सबसे अच्छा एग्जांपल चॉक पाउडर है ना, आपने वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की। आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम दिखेगा आपको कि डिसॉल्व हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम जो चॉक पाउडर था वो वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं ना उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड जो आपके होते हैं उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जांपल से समझते हैं हम है ना, देखिए इसे पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक नया टर्म फिर से आ गया, दैट इज AQ यहाँ पे बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, सॉल्यूशन को एक्वस तब कहते हैं जब वाटर उसका सॉल्वेंट हो है ना, तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये है पोटेशियम आयोडाइड किसमें डिसॉल्व है, वाटर में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन।
इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, एग्जांपल कोई आप ले सकते हो, जैसे PbSO4 ले लीजिए, PbSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, K2SO4, है ना, एक्वस, और साथ ही साथ यहां पे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ना दैट इज PbI2। करते क्या है ना, ये जो K देख रहे हो यहाँ पे Pb देख रहे हो, K और Pb ये दोनों बेटा कैटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, और I और SO4 पे नेगेटिव चार्ज आता है। इन दोनों को ना एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, आयंस का एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ से PbI2 बना, PbI2 जो बना यहाँ पे, मैं एरो जो डाउनवर्ड दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये होता है ये PPT के फॉर्म में है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ओके। तो ये कुल मिला के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसे अपने को स्टडी करना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में, है ना, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन ऐसा लिखते हैं ना कि जिंक ग्रेन्युल्स को जब अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हमने पढ़ा ये चीज। तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है कि जिंक ग्रेन्युल्स व्हेन डिसॉल्व इन HCl डाइल्यूट HCl देन इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से इसे रिएक्शन के टर्म में अपन इसे अपने को लिखना है हमें इक्वेशन के टर्म में, है ना। इक्वेशन के टर्म में क्या करते हैं ना, तो जो भी रिएक्शन हमने अभी पढ़ा उस रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं आपको तो आप क्या कहोगे, देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना, है ना। अब सिंबल देखो बेटा, एलिमेंट का, कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एलिमेंट के लिए सिंबल यूज करेंगे, कंपाउंड के लिए फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही चीज क्या कहें हम, जैसे कार्बन है ना, या आप ऐसा कहो कंबसन ऑफ कोल, कंबसन ऑफ कोल कह दिया। तो यहाँ पे कंबसन ऑफ कोल जो हमने बोल रखा है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसी कंबसन ऑफ कोल का इक्वेशन लिखना है हमें, है ना। कैसे, कंबसन ऑफ कोल, कोल के पास मेनली प्रेजेंट क्या होता है, कार्बन, ठीक है। कंबसन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सबसे पहला एग्जांपल वहां पे मैंने ये कहा था कि कोई भी चीज अगर कंबस्टिबल है ना, तो उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करो तो ये आपका रिएक्शन कंबसन कहलाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन ऊपर वाला, और ये जो है आपका, इसको कहते हैं क्या है अपन, केमिकल इक्वेशन, है कि नहीं। अब देखिए केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप से अपन लिखते हैं। पहला टाइप्स में बता रहा हूं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, देखिए अगर मैंने a प्लस बी से c प्लस डी कुछ बनाया, ठीक है, और यहाँ पे a b c d है ना, a b c d मैंने यहाँ पे इसका जो ये जो स्मॉल a b c एंड d है, इसको कहते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, जो बताता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, है ना। इस वाले पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट, केमिकल इक्वेशन में इस वाले पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं बताइए जरा, प्रोडक्ट। तो बैलेंस्ड इक्वेशन तब होता है जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन reactant side is equal to total number of
एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, तो सर जरूरी है क्या हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना? तो देखिए होता क्या है कि आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता बेसिकली ये है कि कोई भी मटेरियल हमारे पास है ना, उसका जो मास होता है वो कंजर्व है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम हम इक्वल करते हैं वो इसलिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट में जितना मास रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, एग्जांपल दे दो, इसने बना क्या दिया CO2, ठीक है। हम ये कह रहे हैं अगर 10 ग्राम कार्बन लिए हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो जो बनेगा ना ये CO2, इन दोनों का एडिशन कीजिए कितना 16 ग्राम, इतना ही बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके लिए उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना था, उस कंडीशन के लिए अपन एक अलग इक्वेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सेम चीज, इसके जस्ट अपोजिट कह दो कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ओके, जैसे कि आप N2 प्लस H2 है ना, N2 प्लस H2 ये बनाया क्या, अमोनिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन का जो सर यहाँ पे नंबर है ना, नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का 2 है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड आपका इक्वल नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करने के लिए अपन डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, जैसे कि हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में होता क्या है, अपने को नंबर देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड कितने हैं। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो हमें यहाँ फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो इस टाइप के मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, थैंक यू।